आपको बता देते हैं बीजेपी का फॉर्मूला क्या है। जब आप पूरी तस्वीर पर नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2020 के फॉर्मूले पर नीतीश सरकार का गठन हो सकता है, यानी फिर से 2 डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री और उन्हीं के स्पीकर भी। पहले भी स्पीकर जब सरकार बनी थी तो स्पीकर विजय सिन्हा थे बीजेपी की तरफ से, अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है साहब, तो विजय सिन्हा को फिर से स्पीकर पद मिल सकता है। और 2 मुख्यमंत्री जो कि पिछली बार तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी थे, देखना होगा इस बार किसको मौका मिलता है। स्पीकर का पद बीजेपी चाहती है, 2 डिप्टी सीएम का पद चाहती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन को छोड़कर झटका देकर एनडीए में जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बस ऐलान होना बाकी है। नीतीश कुमार के इन दाव को लेकर कोई लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहा है। ज्यादातर बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारा लक्ष्य 2024 के चुनावों पर है और इस गठबंधन से जैसा पिछली बार 39 आउट ऑफ 40 सीटें जीती थी बिहार में, अगर हमें वैसा ही मैंडेट फिर से दोहराना है तो हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा इस पूरे खेल में। लेकिन आप एनडीए के अन्य सहयोगियों को देखिए जो पहले से बीजेपी के साथ थे, जिसमें आपने जीतन राम मांझी की पार्टी को देखा। जीतन राम कह रहे हैं कि हम बीजेपी ने, हम मोदी के नाम पर, हम मोदी के साथ रहेंगे 2024 के लिए। बहरहाल ऐसे ही आप देख रहे हैं अन्य पार्टियां, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो भी एनडीए का हिस्सा है। बात लेकिन चिराग पासवान की करते हैं, एलजेपी की करते हैं कि उनका रोल भी अहम है, क्योंकि नीतीश के साथ आने पर चिराग को सीटों के साथ समझौते का डर सता रहा है। आज चिराग पासवान ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से बात की। गठबंधन में पिछली बार लड़े थे, 7 सीटें उन्हें मिली थी और अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। हालांकि विधानसभा में बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, लेकिन लोकसभा के चुनाव में साथ में लड़े थे। सूत्रों की माने तो कल भी एक राउंड की बात हो सकती है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड तो फाइनल स्टैंड को लेकर अभी असमंजस की स्थिति। लेकिन इस बीच आइए आपको जल्दी से सुनाते हैं, बीजेपी की बैठक खत्म हुई है और नेता बाहर निकल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं सुनिए। आप लोग साथ क्या बात हुई, थोड़ा सा कुछ बताइए। आज किस विषय में बातचीत हुई, मीटिंग में क्या? एक जिम्मेदारी प्रवक्ताओं को दी गई है, मेरा आग्रह उनसे आप बात कर, सब तुरंत जानकारी मिल जाएगी। आप लोग आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? कहीं ना कहीं सब खेला हो गया, कहीं मंत्री बनेगा, मंत्री बन रहे सर। ये सारी बात प्रवक्ता बताएं भैया। लेकिन एक चीज बताइए, तेजस्वी बाबू ने कहा कि अभी खेला होना बाकी है, तो खेला क्या आरजेडी की तरफ से होना बाकी है? रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, सबके मुंह सिले हुए हैं आज, लेकिन फैसले लिए हुए हैं कल के लिए। बिल्कुल अंजना, देखिए खेल हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेल अभी नहीं हुआ है, खेल हो चुका है, डील हो चुकी है। बस अब वक्त का इंतजार है कि कब वो खेल जो है उस पे से पर्दा उठता है और जनता के सामने सब कुछ साफ साफ नजर आता है। और ये संभवतः अब कल हो जाएगा। कल जब 10 बजे सुबह जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात होगी, तो 1 घंटा का वो एक है ब्रेक हो सकता है आप कहिए। और फिर 12 बजे जो बताया जा रहा है कि एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और नीतीश कुमार के सरकारी आवास 1 अणे मार्ग पर बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचेंगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तमाम विधायक पहुंचेंगे, जेडीयू के तो वहां रहेंगे ही। और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक, नीतीश कुमार को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। उसके बाद वो फिर दो हाथ में जो है कह सकते हैं लिफाफे लेके पहुंचेंगे राज्यपाल के पास, एक में इस्तीफा, दूसरे में दावा।
तो ये बड़ा एक दिलचस्प चीज है जो बिहार में देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार एक हाथ से इस्तीफा देते हैं और दूसरे से दावा भी ठोक देते हैं। तो ये कल फिर होने वाला है और संभवतः जो हमें जानकारी मिल रही है कि कल शाम 4 बजे जो है शपथ ग्रहण भी वो हो जाएगा, यानी कि खेल पूरा हो चुका। और बीजेपी क्योंकि इस खेल को बहुत अच्छे से देख रही है, समझ रही है कि सब कुछ तो हो चुका है, इसीलिए जुबान इस वक्त सिले हुए हैं कि पहले सब कुछ हो जाए सलीके से, शपथ ग्रहण हो जाए, फिर जो है पर्दा उठाया जाएगा कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी की कितनी बड़ी भूमिका रही। अंजना। बिल्कुल रोहित, अपने दर्शकों को अब एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए रूडी ये भी कह रहे थे कि कल सुबह बीजेपी की पुनः 9 बजे सुबह 9 बजे से फिर बैठक होनी है। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसर्न्स उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, क्योंकि फैसला अगर डेप्यूटी सीएम स्पीकर को लेकर होना होगा तो वो तो पहले हो गया होगा। बहरहाल आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिर नीतीश कुमार आरजेडी या बीजेपी दोनों की मजबूरी क्यों है, इस रिपोर्ट में समझिए। यूं तो सामान्य सिद्धांत यही है कि केंद्र अपनी जगह नहीं बदलता और सारा खेल उसके इर्द गिर्द ही चलता है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो केंद्र है जिन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता। नीतीश मौके के हिसाब से एक पाले से दूसरे पाले के हो लेते, बार बार अपने दाव से हर किसी को चौंका देते। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने फिर से सभी को चौंकाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। मरते दम तक बीजेपी के साथ ना जाने के खुद के दावे को ही झुठलाने का मन बना लिया है। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। कहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ये करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश की वो सियासी ताकत क्या है जिसके दम पर वो करीब 20 साल से बिहार की सत्ता के शीर्ष पर कायम है और 2 साल पहले ही धोखा खाई बीजेपी उनके स्वागत को तैयार है। और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता नहीं। दरअसल नीतीश कुमार की इस पूछ परख की सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार की राजनीति के लिए वो जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है। मिसाल के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू एलजेपी के साथ गठबंधन किया। एनडीए को बिहार में 54.40% वोट मिले और 40 में से 39 सीटों पर जीती। एनडीए को मिले 54.40% वोटों में 22.30% वोट जेडीयू का था, जो बिहार में एनडीए की बड़ी जीत में काफी अहम रहा। यही वजह है कि बीते कई साल से चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी, दोनों के लिए नीतीश कुमार ने खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है और इसी दम पर उन्होंने सीएम पद पर कब्जा जमाए रखा है। एक बार फिर जब नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा हो रही है, तो नीतीश की ही 9वीं बार ताजपोशी की तैयारी हो रही है। कि एनडीए में यदि नीतीश कुमार आते हैं और एनडीए के लोग उनको स्वीकार करते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। सुशील मोदी कहते हैं स्वागत करेंगे, तो चाहे विरोध न करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे एनडीए में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, ये लोग प्रमुख नेता हैं। ये जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के साथ हम हैं।
बिहार की सियासत में नीतीश कुमार संतुलन के सबसे बड़े फैक्टर हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए तैयार है और जेडीयू वापसी के लिए बेकरार है। अगर देश हमारा पूरी दुनिया में अगर अपना डंका बजा रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और बिहार में जो भी विकास हुआ 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ मिलकर जब बिहार का मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे, तभी बिहार में विकास हुआ और आज भी हम लोग उसी विकास को पूरे बिहार में देख रहे हैं और मान रहे हैं। नीतीश जानते हैं बीजेपी के पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं, लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की इस कमजोरी को नीतीश अपनी ताकत की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस बार बीजेपी नेता नीतीश को फिर से साथ लेने के लिए हर बिंदु पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि साल 2022 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, तब से बीजेपी के नेता उन पर हमलावर रहे हैं। लेकिन नीतीश की वापसी की अटकलों के बीच अब उनके सुर मंद पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद में कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। बीजेपी नेताओं के बयान बदल गए हैं तो आरजेडी के तेवर तल्ख हो गए हैं। पार्टी नेतृत्व भले ही नीतीश कुमार पर चुप है, लेकिन आरजेडी विधायक नीतीश को निशाने पर ले रहे हैं। ये आदमी किसी के प्रति वफादार है ये नहीं है। एक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं। 1978 में लाला लाजपत राय भवन में सत्येंद्र नारायण सिंह जिसका उद्घाटन किए थे और उसकी अध्यक्षता किए थे, वो मीटिंग किसके पक्ष में था? कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ था तो बिहार में कोई मीटिंग किया तो उसका नाम नीतीश कुमार है। बिहार की मौजूदा सियासत ऐसी है कि यहाँ जब तक कोई दल किसी दूसरे के साथ नहीं आए तब तक सरकार बनाना मुश्किल होता है। यही वजह है कि नीतीश के लिए बीजेपी और आरजेडी का रास्ता हमेशा खुला रहता है और नीतीश इसी दम पर सत्ता के केंद्र में रहते हैं। आज तक ब्यूरो।